प्यारे बच्चों, कल का वीडियो जो मैंने बनाया था इक्विलिब्रियम पे, तो देखे तुम लोग को ज़्यादा पसंद आया और तुम्हारे डिमांड पर इस बार मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर जो नहीं पढ़ा है वो डर जाएगा, लेकिन डर के आगे जीत है और जीतना तो जीवन का हिस्सा है। कैसे जीत जाएं, कैसे बढ़िया नंबर लाए, इस चैप्टर हाइड्रोकार्बन में किसी स्कूल में 10 नंबर का पूछता है, किसी स्कूल में 8 नंबर का, उससे कम वेटेज इस चैप्टर को नहीं मिलता है। तो इस हाइड्रोकार्बन में जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तीन ही चीज तो जानना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो एल्केन से रिलेटेड सबसे पहले एल्केन के बारे में जानना है। एल्केन के बारे में क्या पढ़ें जो गारंटेड हो, जो एग्जाम में पूछा जाए। तो इसमें नाम आता है ऊर्ज रिएक्शन का। क्या होता है ऊर्ज रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन कैसे सिंपल भाषा में इसको याद रख सकते हैं? तो सिंपल भाषा यही है कि अल्काइल हैलाइड लो, बोले तो CH3Cl, ऐसा दो मॉलिक्यूल्स लो और सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर। तो वैसा कंडीशन में कार्बन का नंबर जस्ट डबल हो जाता है, यानी ये बन जाएगा इथेन, और साइड प्रोडक्ट में जो है, साइड प्रोडक्ट में NaCl बाहर निकलता है। तो जब कभी कार्बन के नंबर को डबल करना हो तो यह हमारा ऊर्ज रिएक्शन है। दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पूछा जाएगा फाइनल में, वो है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन? इससे कार्बन चेन जो है घट जाता है। जब कभी नेम रिएक्शन पूछा जाता है, रिएक्शन लिख देने से ही पूरा नंबर मिल जाता है। तुम इंग्लिश लिखे, रिएक्शन नहीं लिखे तो वैसे कंडीशन में 0 नंबर। तो डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें CH3COO लो और सोडा लाइन लो, NaOH और CaO, और इसको जब तुम हीट दोगे तो ये तुम्हारा जो एक कार्बन क्रम यानी CH4 और Na2CO3 बनेगा। तो यहां पे CH3CONA, इसको RCOONA भी बोल सकता है। यहां R जो है बेंजीन भी ले सकता है, यानी सोडियम बेंजीनोवेट, इससे बेंजीन बना सकता है। सोडियम इथनोवेट react with soda lime, then corresponding methane is formed having one carbon less than parent atom। तो जब कभी एल्केन पढ़ो ये दो चीज जरूर पढ़ो। अब आते हैं इसके इस टॉपिक एल्केन में सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेना है। इसमें जो है ये सिर्फ एल्केन में पाया जाता है। पाए जाने का रीजन, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन होता है, और फ्री रोटेशन होने से इसका प्रॉपर्टीज बदल जाता है। एक टाइप का आइसोमरिज्म है और इसी को बोलते हैं कन्फॉर्मेशन। जिसमें दो प्रोजेक्शन जानना है, साहॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें दो प्रोजेक्शन देख लोगे, एक है साहॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ध्यान दोगे आएगा बस यही दोनों प्रोजेक्शन, और उसमें भी फिक्स्ड है इथेन। इथेन के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो साहॉर्स प्रोजेक्शन देखने ही में घोड़ा जैसा नजर आ, ये H, ये H, ये H। एक होता है एक्लिप्स्ड, जस्ट जैसे जैसे बना है वैसे ही वैसे एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो ये हो जाएगा इक्लिप्स
और दूसरा होता है अस्टैगर्ड। अस्टैगर्ड में जस्ट अल्टरनेट एंगल टाइप का बनेगा, यानी जेड का पोजीशन एच यहां, इसके ये में ये एच यहां, और इसके ये में ये एच यहां। दोनों में स्टेबल कौन सा होता है? स्टैगर्ड स्टेबल होता है। क्यों? लेस रिपल्सन, मोर स्टेबिलिटी। उसी टाइप से न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें पहला ऐसा किए, ये CH3 बना, और दूसरा जस्ट इसके पीछे डॉटेड लाइन से दिखा दिए, ये होता है इक्लिप्स्ड। और स्टैगर्ड में ये CH3 है, और चौथा H यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में छोटा छोटा बस रिएक्शन जानना है। पहला तो यही जानना है कि मीथेन में Cl2 और सनलाइट लोगे तो मेन प्रोडक्ट बनता है मिथाइल क्लोराइड। चूंकि ये चेन रिएक्शन है तो हर बार एक एक H कम होते जाएगा और एक एक Cl बढ़ते जाएगा। CH2 Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4 प्लस HCl। उसके बाद और क्या देखे इस एल्केन चैप्टर में? फिलहाल इतना देखने के बाद जो है एक टॉपिक पे ध्यान दोगे, जो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में 4 नाम आता है। इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बस 4 पढ़ोगे, 4 में से एक तुम्हारा एग्जाम में आएगा। पहला है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमरिज्म, और चौथा है मेटामरिज्म। बस इसी 4 में से एक। चेन आइसोमरिज्म, कार्बन सब सेम रहेगा, उसका ढांचा बदला हुआ रहेगा। जैसे पेंटेन 1 2 3 4 5, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफर इन कार्बन स्केलेटन। पोजीशन आइसोमरिज्म, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन इन फंक्शनल ग्रुप डिफर करता है। यानी जैसे ये प्रोपेन 1 ऑल हुआ और दूसरा जो है प्रोपेन 2 ऑल, तो यहां पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर किया। तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। जैसे CH3 CH2OH, ये मदहोशी के काम में आता है, अल्कोहल, और उतना ही कार्बन और उतना ही हाइड्रोजन से ये बना जो ईथर है, जो बेहोशी के काम में आएगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। और मेटामरिज्म, नंबर ऑफ अल्काइल चेन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर करे। जैसे ये हो गया तुम्हारा इथॉक्सी इथेन, जिसमें ईथर के दोनों साइड 2-2 कार्बन है और वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन यहां पे एक साइड में 1 कार्बन और एक साइड में 3 कार्बन, जिसका नाम मिथॉक्सी प्रोपेन है। तो इसी को बोलते हैं मेटामरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन अल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो यही 4 में एक तुम्हारे एग्जाम में चांसेस है आने का। उसके बाद एल्कीन में आ जाते हैं। एल्कीन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो इसका लैब मेथड जान लो या सिंपल मेथड, जिसमें ये अल्कोहल है C2H5OH,
और इसमें जब तुम बड़ा डेंजरस चीज लिए हो, कि डेंजरस चीज क्या है, ये ऐसा खोपड़ी इसलिए बनाए हैं ताकि एग्जाम में तुम्हारे खोपड़िया में घुस जाए। और वो क्या होता है, कॉन्क H2SO4। तो वैसा कंडीशन में ये तुम्हारा इथीन बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। दूसरा ऐसा क्या देखी इस एल्कीन में जो एग्जाम में आ रहा हो और जो हमको पता ना हो, तो वो टॉपिक है ओजोनोलाइसिस। वो टॉपिक है ओजोनोलाइसिस, गारंटेड, सुपर इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, दो कि एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं ओजोनोलाइसिस पे। तुम्हारे इस फाइनल एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ओजोनोलाइसिस। क्या होता है ओजोनोलाइसिस में, इसमें पूछेगा तुमसे ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बताने के लिए। और ऐसा ये कुछ बना हुआ है, नाम है इसका ब्यूटूइन। तो कैसे इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे, सिंपल लाइन याद रखना है। तो ये तुम जो सवाल है वो 30 सेकेंड में बता सकते हो। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस में ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है, बस लाइन को ध्यान से सुनना, फिर ये तुम्हारे बस का बात है। सिंगल बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन को लाएंगे। सिंगल बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन को लाएंगे, और डबल बॉन्ड हटाएंगे, झोपड़ी को बनाएंगे। तो देखो ऐसा झोपड़ी बन गया। और बनाने के बाद मान लो तुम झोपड़ी जो है रांची का ओवर ब्रिज के ऊपर बना दिए, तो क्या लगता है झोपड़िया बचेगा? एकदम नहीं बचेगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। स्टाइल से तोड़ा जाता है। तो इसमें Zn और H2O तोड़ने में मदद करते हैं। तो हमेशा इसमें एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, यानी ये सबसे पहला चीज बना CH3CHO, इथेनल। ये दूसरा जो बना ये भी इथेनल है, CH3CHO, यही मेन प्रोडक्ट है। साइड प्रोडक्ट में H2O2। तो ओजोनोलाइसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिंपल शब्दों में कैसे बना सकते हैं, और सिंपल शब्दों में इस ओजोनोलाइसिस को कैसे कर सकते हैं, महा सिंपल, सुपर सिंपल। बस डबल बॉन्ड हटा दो और दोनों में डबल बॉन्ड O लगा दो, बन गया ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। दूसरा इसका वैरायटी है कि प्रोडक्ट दिया रहेगा और रिएक्टेंट पूछेगा। प्रोडक्ट दिया रहेगा और रिएक्टेंट पूछेगा। जैसे पेंटेन थ्रियोन एंड प्रोपेनोन, ऐसा दिया हुआ है। अब बोला कि ओजोनोलाइसिस जो कर रहे हैं, प्रोडक्ट ये मिल रहा है, रिएक्टेंट का नाम क्या होगा, क्या होगा इस रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पेंटेन थ्रियोन, 1 2 3 4 5, ऐसा करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन वाला मुंडी सामने हो। और दूसरा है प्रोपेनोन जो है 1 2 3, ये प्रोपेनोन है। ऐसा स्ट्रक्चर बना लोगे और उसके बाद जीवन का 5 सेकेंड और ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक ही लाइन याद रखना है। क्या लाइन याद रखना है, डबल बॉन्ड ओ हटाना है और डबल बॉन्ड को लाना है। क्या बोले, डबल बॉन्ड ओ को हटाना है और वहां पे डबल बॉन्ड लाना है। यानी हटा दिए और लाए क्या, डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से ये हुआ रिएक्टेंट को लाना जब प्रोडक्ट दिया रहे। फिर बता दे रहे ऐसा ही सवाल आएगा, बेवकूफी न करना। बनाने के लिए कितना सेकेंड,
30 सेकेंड मैक्सिमम होता है। फिर भी दिक्कत हो तो तुम हमसे मिल सकता है, इसको समझा देंगे। उसके बाद एल्काइन में जो है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानना है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेगा H2O के साथ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेगा ना, तो तुमको आसानी हो जाएगा। देखो ये कैल्शियम कार्बाइड है और इसका हाइड्रोलिसिस बोले तो HOH, और होता क्या इसमें, CaOH होल ट्वाइस बाहर निकल गया और बन गया जो बनना था। ये लैब मेथड है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कोई दिक्कत है यहां तक में तो पूछोगे। अब इसका प्रॉपर्टीज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुमको एक जानना है हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, और दूसरा इथाइन से बेंजीन कैसे बनाएगा। 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन का लेगा, यहां पे रेड हॉट आयरन ट्यूब लेगा, एकदम हीट दे दिया, प्रेशर दे दिया, तो बस यहां पे बेंजीन बन जाएगा। इसको याद रखना। और इंपॉर्टेंट क्या है, बस 2 रिएक्शन इसका और इंपॉर्टेंट है एल्काइन में। एक पूछेगा इथाइन से इथेनॉल बनाना, और दूसरा प्रोपाइन से प्रोपेनोन बनाना। उसके बाद हम लोग आते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। व्हाट आर द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 वर्ड लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। पहला, इट शुड बी साइक्लिक एंड इट शुड हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर हो जाने से ईच कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पास कंजुगेशन मिलेगा, यानी अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मिलेगा। इट शुड हैव अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड ओबेज हर्कल्स रूल। तो ये हर्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हर्कल्स रूल क्या होता है, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 ऐसा आना चाहिए, जिसके आधार पे तुम बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। जैसे फ्रैक्शन में आया तो एरोमेटिक नहीं होगा, यदि ये निगेटिव आया तब भी वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। उसके बाद और किस चीज पे ध्यान देना है, एक ध्यान दोगे जो एल्कीन से रिलेटेड है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल, और इसी का दूसरा भाई है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्या होता है मार्कोनी-कॉप्स रूल? अनसिमेट्रिक, अनसेचुरेटेड बोले तो एल्कीन लिया, और इसमें जब तुम हेट्रो मॉलिक्यूल HBr जोड़ेगा तो बोलता क्या है कि निगेटिव पार्ट उस अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ जुटेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहेगा। फिर से बोल रहे हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन में निगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुटेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन
कम रहेगा। यानी ये जो बना, ये बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। नहीं बुझा रहा है, केवल रिएक्शन भी लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा। और दूसरा इसी का भाई है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, जिसका दूसरा नाम है खर्रास इफेक्ट, तीसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। खर्रास इफेक्ट, खर्रास के बारे में जानते हो? जब छोटा थे ना तो बोलते थे आप आए बहार आई और थूक के साथ खरखार आई। यहां ऐसा नहीं बोलना है, ये खर्रास इफेक्ट है। बहुत बार जीवन में खर्रास आ जाता है, खर्रास नहीं खट्टास आ जाता है। और यहां पे इसका पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये सब नाम इसलिए बता रहे हैं कि याद रहे तुमको। इसमें क्या है, सेम चीज है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, हेट्रोमोलिक्यूल HBr है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। निगेटिव पार्ट उस अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ जुटेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, यानी ये CH2Br। तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बना। हम कैसे याद किए थे? एंटी मार्कोनी, एन मतलब 1 मतलब पहला पोजीशन पे Br जुटेगा, और पेरोक्साइड है मतलब पेरोक्साइड तो रहेगा ही रहेगा। फिलहाल आते इस बेंजीन में। बेंजीन बनता कैसे है? तो पहला तो हम लोग देखे कि बेंजीन जो है एक तो फिनॉल से बनता है। फिनॉल में जिंक डस्ट डाल देगा तो ये बेंजीन बन जाएगा। दूसरा सोडियम बेंजीनोवेट से, जो हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन देखे थे, इसमें सोडा लाइम लेंगे। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO, तब बेंजीन बन जाएगा। यह है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में इसका नाइट्रेशन जान ले कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से। उसी टाइप से बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 से। एक बड़ा अच्छा नाम पूछता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें बेंजीन को टॉलीन में बदल देंगे। यही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, जिसमें लेंगे CHCl3 और एनहाइड्रस AlCl3। और चौथा, बेंजीन को एसीटोफिनोन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? बदलने के लिए इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें तुम लेगा CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। तो ये 4 रिएक्शन तुम जो अच्छा से देख लेगा। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कन्वर्सन। जैसे बोलेगा बेंजीन को, ये क्वेश्चन नंबर 13.13 हर स्कूल में पूछा जाएगा, NCERT का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बोलेगा बेंजीन को बदलना है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में। तो 11th क्लास में जान लो, एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था ओम प्रकाश। ओम प्रकाश 3 पोजीशन होता, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। हम रहेंगे तो दोस्त रहेगा, हम नहीं तो दोस्त नहीं। OMP, ओम प्रकाश। इधर से भी आ OMP। तो यहां पे वर्ड नाइट्रो है और मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा डायरेक्टिंग जो है नाइट्रो होता है, यानी सबसे पहले इसको नाइट्रो बेंजीन में बदलेंगे। और बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन में कैसे बदलेंगे? यही तो देखा है, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। और तब उसके बाद क्लोरीनेशन कर देंगे। कैसे क्लोरीनेशन कर देगा? NO2 तो रहेगा, और NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग है। तेरे जीवन में क्लास 11th में बस नाइट्रो ही है जो मेटा डायरेक्टिंग है, बाकी सब पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो यहां पे हमको क्या जोड़ना है? क्लोरो। कैसे क्लोरो जोड़ेंगे? Cl2 एनहाइड्रस FeCl3। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट,
ध्यान देना, यही है जो आएगा, और ध्यान नहीं दिया तो ये नंबर तेरे हाथ से चला जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेटा के जगह पे आ गया पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब तुम ही बताओ पारा डायरेक्टिंग कौन सा होगा, नाइट्रो होगा या क्लोरो होगा? सीधा सा चीज है, मेटा डायरेक्टिंग बस नाइट्रो होता है, तो पारा डायरेक्टिंग जो है क्लोरो हो जाएगा। पारा डायरेक्टिंग मतलब सबसे पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे हमको तो आता ही नहीं है, अभी सुन रहा है ना, Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, और तब उसके बाद जो है इसमें तुम नाइट्रेशन कर दे, और जब तुम नाइट्रेशन करेगा तो मेजर प्रोडक्ट जो है पारा पे जुटेगा। नाइट्रेशन ये तो हमको पते नहीं है, इसीलिए तो बोले थे ई वाला रिएक्शन वहां पे थोड़ा ध्यान दे दो, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। तो यहां पे ले लोगे कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। तो यदि तुम इतना कर जाते हो समझो कि 11th में पास हो जाओगे। ये हाइड्रोकार्बन में नंबर जो है कम पढ़ के ज्यादा लाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी अगला चैप्टर जिसपे तुम्हारा डिमांड ज्यादा आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स, वो भी जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक ये वीडियो पसंद आवे तो इसको फॉरवर्ड करना है, हर डरते हुए बच्चे को, घबराते हुए बच्चे को मेरा ये वीडियो दे देना है, और टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, फेल नहीं होने दूंगा, समझे? लेकिन डर के आगे जीत है, और जीत तुम्हारी होगी। धन्यवाद।